हेलो बच्चों, गैर व्यापारिक संस्थाओं के विषय में हम पढ़ रहे हैं। पीछे के 2 वीडियोज़ में आप बहुत कुछ देख चुके हैं। अब ये लास्ट वीडियो है इकाई 1 का, इसमें आप देखें। क्वेश्चन है, प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं होता है, ये समझाना है। अथवा प्राप्ति भुगतान खाते के दोष या कमियां या सीमाएं क्या होती हैं, ऐसा ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो उसी के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, पहले भी मैंने उसका उल्लेख किया था कि जो अलाभकारी संस्थाएं होती हैं वो साल के अंत में अपने वित्तीय स्थिति जानने के लिए 3 खाते तैयार करती हैं। एक प्राप्ति भुगतान खाता, एक आय व्यय खाता और दूसरा चिट्ठा होता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का प्रतीक नहीं है, तक मतलब प्रतीक कह सकते हैं अपन इसके लिए। प्रतीक प्राप्ति भुगतान खाते से किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति हमें पता नहीं चलती है, ये इस बात को स्पष्ट करता है। इसके 3 कारण होते हैं, 3 कारण नीचे दिए हैं। प्राप्ति भुगतान खाता किसी भी गैर व्यापारिक संस्था की आर्थिक स्थिति को नहीं बता पाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं जो कि इसके दोषों को प्रकट करते हैं। पहला कारण है केवल रोकड़ व्यवहारों का लेखा। इस खाते में उन सभी आय और व्यय की राशियों का लेखा किया जाता है जो रोकड़ में होती हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी वित्तीय वर्ष से हो, इसलिए आर्थिक स्थिति का प्रतीक नहीं होता है। जबकि चिट्ठे में क्या होता है, चिट्ठे में चाहे वो रोकड़ी मदें हों या गैर रोकड़ी मदें हों, उन सब का लेखा होता है, इसलिए वो आर्थिक स्थिति का प्रतीक होता है। दूसरा है पूंजी और आगम एक साथ। इस खाते में पूंजीगत और आगमगत प्राप्ति व भुगतान में कोई भेद नहीं किया जाता है। दोनों प्रकार की रोकड़ी मदों का लेखा इस खाते में किया जाता है। चिट्ठे में जो केवल मदें आती हैं वो केवल पूंजीगत मदें आती हैं, आगमगत मदों का लेखा नहीं किए जाती हैं। तो किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति आपको देखना है तो उसकी पूंजीगत मदों से पता चलता है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत व आगमगत दोनों तरह की मदों का लेखा हो जाता है, इसलिए इससे हम आर्थिक स्थिति का पता नहीं कर सकते। तीसरा कारण है चिट्ठे का निर्माण नहीं। इस खाते से संस्था की गत वर्ष की संपत्तियों और दायित्वों व पूंजी कोष का भी ज्ञान नहीं हो पाता है और ना इससे चालू वर्ष का चिट्ठा बनाया जाता है। अतएव ये खाता संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं होता है। ये 3 बिंदु बताते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है, या इसकी ये दोष हैं या इसकी कमियां हैं। अगला है बच्चों, पिछले वीडियो में एक प्रश्न आया था कि प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, उसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी से मिलता जुलता है। अपन व्यवहारिक प्रश्नों की तरफ भी चल रहे हैं। यहाँ मैं आपको उस प्रश्न को फिर से दोहराऊंगा कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या है और इसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने एक प्रश्न बना करके प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप तैयार किया है। जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संगठन होते हैं सामान्यतः इस तरह का प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करती हैं। तो यहाँ प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप तैयार कीजिए। एक अलाभकारी संगठन के प्राप्ति भुगतान खाते का संक्षेप में प्रारूप इस प्रकार हो सकता है। तो देखो बच्चों, मैंने प्रश्न क्रमांक 4 में ये बताया था कि बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब अलाभकारी संगठन प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं तो सबसे पहले जिस संस्था का हम प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ बच्चों देखो, मैंने महाराणा प्रताप राजपूत समिति गंजबासदा का प्राप्ति भुगतान खाता बना रहा हूँ। अर्थात बनाते समय सबसे पहले आप संस्था का नाम लिखेंगे, जस्ट उसके नीचे प्राप्ति भुगतान खाता जो कि इस खाते का ही नाम है वो लिखा जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी आपने प्रश्न क्रमांक 4 में आपने देखी थी कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस संस्था का प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं उस संस्था का नाम लिखा जाता है, जस्ट उसके नीचे खाते का नाम अर्थात प्राप्ति भुगतान खाता लिखेंगे। फिर
तीसरी लाइन में किस अवधि के लिए तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो 3 पॉइंट ये आ गए। तो कोई भी प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे तो सबसे पहले संस्था का नाम आएगा, फिर खाते का नाम आएगा, और जिस अवधि के लिए हम तैयार कर रहे हैं वो अवधि डाली जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात भी है, और जब आप व्यवहारिक प्रश्नों को हल करेंगे तो ये देखेंगे। अब प्रश्न में कई बार संस्था का नाम नहीं दिया होता है, तो आप कोई भी काल्पनिक, ये जैसे मैंने काल्पनिक नाम लिया है तो आप काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता हमेशा ऐसा रहेगा, अवधि प्रश्न के हिसाब से लिखना है। कई बार प्रश्न में दिसंबर की जगह मार्च दिया होता है, यदि मार्च दिया होता तो आप 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिख लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि खाते के 2 पक्ष होते हैं, बाईं ओर के भाग को हम नाम या डेबिट बोलते हैं, और दाईं ओर के भाग को जमा या क्रेडिट बोलते हैं। बाईं ओर के भाग में प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति पक्ष भी इसको लिखा जा सकता है, और जमा पक्ष को भुगतान पक्ष भी लिखा जा सकता है। तो संक्षेप में मैंने कुछ मदें लिखी हैं, इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो देखो, नंबर 1, प्राप्ति भुगतान खाता जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले जिस अवधि के लिए हम प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं उस अवधि की पहली तारीख को हमारे पास रोकड़ शेष क्या है वो लिखी जाती है। जैसे अपन यहाँ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं, तो यहाँ वर्ष का प्रारंभ 1/1/2019 रहेगा, वो लिखा जाएगा यहाँ पर। दूसरे नंबर पर गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का सबसे प्रमुख स्रोत सदस्यता शुल्क होती है, जिसको चंदा के नाम से भी जाना जाता है, वो लिखा जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि जो राशियाँ हमें नकदी और सिर्फ नकदी में मिली हैं वो लिखना है इसके लिए, तो सदस्यता शुल्क आ जाएगा। दूसरे नंबर पर प्रवेश शुल्क, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का एक साधन प्रवेश शुल्क होता है, वो लिखा जाएगा, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर तीसरे नंबर पर आजीवन सदस्यता शुल्क, वे सदस्य जो एक मुश्त राशि देकर के जीवन भर के लिए सदस्य बन जाते हैं, उनसे प्राप्त राशि को आजीवन सदस्यता शुल्क के नाम से जाना जाता है, तो वो राशि लिखी जाएगी इसमें। फिर यदि हमें किसी से दान मिला है तो दान की राशि लिखी जाएगी। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी बचत का कुछ हिस्सा ऐसी जगह विनियोग कर देते हैं जिससे आय उत्पन्न होने लगती है, जैसे बैंक में स्थायी जमा कर दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिए, या अन्य कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देती है, वहाँ से आय होती है, तो वो आय यहाँ लिखी जाएगी। कभी कभी गैर व्यापारिक संस्थाएं अलाभकारी संगठन अपनी पुरानी सामग्री की बिक्री कर देती हैं, पुराना सामान बेच देती हैं, तो उसको लिखा जाता है। तो इस तरह से मोटे तौर पर ये 4-5 पॉइंट लिख दिए। इसके अलावा भी संस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है उसको कहाँ से प्राप्तियाँ होती हैं, वो सब यहाँ लिखे आएंगी प्राप्ति पक्ष। तो ये ध्यान जरूर रखना है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ नकदी में जो पैसा मिला है वो प्राप्ति पक्ष में लिखना है। यदि कोई चीज़ नकदी में नहीं है तो उसको इसमें लिखा जाएगा। यहाँ इस बात का कोई अर्थ नहीं होता है कि जो राशि मिली है वो किस वर्ष की है, गत वर्ष की है या आगामी वर्ष की है, चालू वर्ष की, सभी को लिखा जाएगा। भले हम 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई राशि हमारी 2020 की प्राप्त हो गई तो वो भी इसमें शामिल कर लेंगे, कोई राशि 2018 के 19 में मिल गई है तो वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से इसका प्राप्ति पक्ष पूरा हो जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता हमेशा रोकड़ बही की सहायता से तैयार किया जाता है। रोकड़ बही में नगद लेन देनों को रोज लिखा जाता है, रोकड़ बही रोज लिखी जाती है, उसका रोज शेष निकाला जाता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाता हमेशा साल के अंत में तैयार किया जाता है। एक तरह से ये रोकड़ बही का सारांश रूप होता है, अर्थात इसको तैयार करने के लिए रोकड़ बही की उपयोगिता होती है, और ये केवल अलाभकारी संगठन ही तैयार करते हैं। अब इसका भुगतान पक्ष दीजिए। भुगतान पक्ष में वे लिखे जाते हैं एक तरह से, कहाँ कहाँ नगद में पैसा भुगतान किया। यहाँ भी ये ध्यान रखना है जो पैसा नगद गया है वही लिखना है, वो किस वर्ष से संबंधित है इससे कोई मतलब नहीं। अर्थात 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो हमने नगद भुगतान किया है उसका ही लेखा किया जाएगा। तो जैसे गैर व्यापारिक संस्थाएं, अलाभकारी संगठन मान लीजिए किराए पर कोई चीज़ लेती है तो उसका किराया दिया गया है तो वो लिख दिया जाएगा। इसके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं तो उनको वेतन दिया जाता है तो वेतन की राशि लिख देते हैं। और बिना ऐसे व्यक्तियों से काम कराया जाता है जो कि प्रशिक्षक नहीं होते तो उनको कभी कभी मजदूरी के रूप में पैसा देना पड़ता है, तो वो मजदूरी का पैसा आ जाता है। हर विभाग में, हर संस्था में बिजली टेलीफोन का व्यय होता है तो बिजली का व्यय, टेलीफोन का व्यय, ये लिख दिया जाता है।
फिर यदि कोई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं मोटे तौर पर, जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिख दिया, कोई मशीन खरीदी तो मशीन लिख दी, और दूसरी स्थायी संपत्तियाँ खरीदी तो सब यहीं आएंगी आपकी। उदाहरण के तौर पर मैंने केवल एक ही संपत्ति को लिया, फर्नीचर, जैसे हर संस्था में आपको फर्नीचर मिल जाता था। जितनी भी स्थायी संपत्तियाँ खरीदेंगे, बस ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ नकदी में होना चाहिए। विनियोग, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बैंक में स्थायी जमा कर दिया, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद लिए, किसान विकास पत्र खरीद लिए, या कोई संस्था के अंश खरीद लिए, या ऋण पत्र खरीद लिए, उन सब विनियोगों को यहाँ लिखा जाता है। तो ये लिखते समय ये ध्यान रखना है कि ये विनियोग। तो डेबिट या नामे साइड जो राशियाँ लिखी हैं वो सब प्राप्तियाँ हैं, और वो सारी प्राप्तियाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो प्राप्त हुई हैं वो लिखी गई हैं। और जमा पक्ष में अर्थात भुगतान पक्ष में वो सारी राशियाँ लिखी गई हैं जो 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 के बीच में नकदी में भुगतान किया गया, वो लिखी। अब किस वर्ष से संबंधित यहाँ ये कोई इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे ये खाता, इस तरह से ये खाता तैयार हो जाता है तो इसके दोनों पक्षों का अपन योग लगाते हैं। इसके नामे पक्ष का योग हमेशा ज़्यादा होता है और जमा पक्ष का योग कम होता है। तो नामे पक्ष के योग में से जमा पक्ष के योग को घटा करके लास्ट साल के अंत में ये राशि लिख देते हैं। तो इससे हमें 31 दिसंबर या जिस अवधि के लिए हम बना रहे हैं उस अवधि का हमें रोकड़ शेष पता चल जाता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता से हमें अंतिम रोकड़ शेष की जानकारी मिलती है। यहाँ देखो 2 रोकड़ शेष दिखाई दे रहे हैं आपको, एक 1 जनवरी को दिखाई दे रहा है और एक 31 दिसंबर को दिखाई दे रहा है। तो 1 जनवरी को रोकड़ शेष, प्रारंभिक रोकड़ शेष बोलते हैं इसको। यहाँ शेष नीला की जगह प्रारंभिक रोकड़ शेष भी लिखा जा सकता है, और शेष नीले की जगह अंतिम रोकड़ शेष भी लिखा जाता है। तो इस तरह से प्राप्ति भुगतान खाता आपका तैयार हो जाता है। अब इस प्रश्न को देख कर के बच्चों आप ये भी बता सकते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाते की क्या विशेषताएं होती हैं या क्या लक्षण होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता कौन बनाता है, तो आप लिख सकते हैं कि जो अलाभकारी संगठन होते हैं वो प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं। ये पूरे साल विशेष के लिए तैयार किया जाता है। इसके प्राप्ति पक्ष में सिर्फ और सिर्फ नगद प्राप्तियों का लेखा किया जाता है। ये किस वर्ष से संबंधित हैं, गत वर्ष से संबंधित है, आगामी वर्ष से संबंधित है, इसका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देनों का लेखा करते हैं। भुगतान पक्ष में केवल भुगतान की राशियाँ ही लिखी जाती हैं, वो भी नगद में लिखी जाती हैं। और विशेषता है, इससे हमें प्रारंभिक रोकड़ शेष की जानकारी मिलती है। दूसरी विशेषता इससे अंतिम रोकड़ शेष की जानकारी मिलती है। और विशेषता है कि इसमें हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो आय या प्राप्ति के साधन हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी हम एक दृष्टि में यहाँ देख सकते हैं। तो एक तरह से प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही की सहायता से एक सारांश के रूप में हमारे सामने आता है, जिसे हम प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। अब इसको देख करके आप ये भी बता सकते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं, ये कैसे तैयार किया जाता है, ये सारी बातें इसके अंदर इसी प्रश्न के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप देखें। सवाल करते समय इसमें राशियाँ भर देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि मैं काल्पनिक उदाहरण ले रहा हूं कि 1 जनवरी को रोकड़ शेष मान लीजिए 10,000 है, तो यहाँ 10,000 रुपये लिख दूंगा। साल भर में सदस्यता शुल्क जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये आई तो मैं 50,000 रुपये लिख दूंगा। प्रवेश शुल्क 5,000 आई तो 5,000 रुपये लिख दूंगा। आजीवन सदस्यता शुल्क 10,000 आए तो 10,000 रुपये लिख दूंगा। दान 2,000 रुपये आए तो 2,000 लिख दूंगा। विनियोग से आए 1,000 रुपये तो 1,000 रुपये लिख दूंगा। पुरानी सामग्री की बिक्री 3,000 की है तो 3,000 रुपये। इस तरह से जो राशियाँ प्राप्त होंगी वो प्रश्न में दी रहेंगी, उनको आप लिखना है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि वो नकदी और नकदी में ही होना चाहिए। तो ये सब प्राप्तियाँ आ गई। इसी तरह व्यय तरफ देखूँ, मैंने किराया मान लीजिए मैं 500 रुपये महीने किराया देता हूँ, साल भर का 6,000 हो गया, 6,000 रुपये लिख दूंगा। वेतन 1,000 रुपये महीने देता हूँ तो साल भर का 12,000 हो गया, 12,000 लिख दूंगा। मजदूरी मान लीजिए साल भर में 500 रुपये दी गई, 500 रुपये लिख दूंगा। बिजली व्यय 2,000 रुपये आया तो 2,000 रुपये लिख दूंगा। टेलीफोन व्यय 1,000 रुपये तो 1,000 लिख दूंगा। फर्नीचर 5,000 का खरीदा तो 5,000 लिख दूंगा। विनियोग 10,000 का किया तो 10,000। इस तरह से दोनों तरफ की राशियाँ आ जाएंगी, वो प्रश्न के हिसाब से लिखी जाती हैं, प्रश्न में दी रहती हैं। प्राप्ति पक्ष का जोड़ लगा लेते हैं, प्राप्ति पक्ष के जोड़ में से जमा पक्ष के जोड़ को घटा देते हैं, तो अंतिम रोकड़ शेष। खाते का शेष निकालने का वही तरीका है जो कक्षा 11 में आपने
देखा कि खातों का शेष कैसे निकाला जाता है। दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं, जमा पक्ष में ज़्यादा वाले पक्ष में से कम वाले पक्ष को घटा करके शेष के रूप में लिखते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने वाले प्राप्ति भुगतान खाते का हमेशा नामे शेष ही होती है, क्योंकि कभी भी भुगतान प्राप्तियों से अधिक नहीं हो सकती। हमेशा इसके प्राप्ति पक्ष का जोड़ अधिक होगा और भुगतान पक्ष का योग कम होगा। तो इस तरह से प्राप्ति भुगतान खाते के विषय में पूरी जानकारी हो जाती है। अब अगला बिंदु है, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि आलाभकारी संस्थाएं वित्तीय विवरण जानने के लिए 3 खाते तैयार करती हैं। एक प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आयव्यय खाता, तीसरा चिट्ठा। तो ये प्राप्ति भुगतान के विषय में हो गई। प्राप्ति भुगतान के आधार पर आयव्यय खाता कैसे तैयार किया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाती हैं, जबकि अलाभकारी संगठन व्यापार खाता नहीं बनाती हैं, उसके स्थान पर प्राप्ति भुगतान खाता बनाती हैं। और व्यापारिक संस्थाएं अपनी लाभ हानि जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाती हैं, और अलाभकारी संगठन चूँकि लाभ हानि को प्रदर्शित नहीं करती हैं, इसलिए वो लाभ हानि खाते के स्थान पर आयव्यय खाता तैयार करती है। आयव्यय खाता लाभ हानि खाते जैसा ही होता है, सारे समायोजन उसमें वैसे ही होते हैं, बस क्योंकि अलाभकारी संगठन शुद्ध लाभ या हानि नहीं दर्शाते, इसलिए उनके खाते को आयव्यय खाते के नाम से बनाते हैं। अब प्राप्ति भुगतान खाते से आयव्यय खाता कैसे तैयार किया जाता है या आयव्यय खाता कैसे बनता है, वो अगले क्वेश्चन में आप देखें। यहाँ दिया है आयव्यय खाते का प्रारूप तैयार करना है और ये कैसे बनता है, देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 14 हो गया। समिति का नाम वही का वही है जो प्राप्ति भुगतान खाते में है, या सबसे पहले क्या लिखा जाए। यहाँ एक बात और ध्यान दिलवा देना चाहता हूँ, पहले लिखा था आपने आयव्यय खाता किसे कहते हैं और इसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जिस संस्था का हम आयव्यय खाता बना रहे हैं उस संस्था का नाम लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है महाराणा प्रताप राजपूत समिति गंजपासदा, प्रश्न में जो नाम दिया रहेगा वही लिखा जाएगा। ये मैंने एक काल्पनिक नाम लिया है। फिर खाते का नाम आता है, आयव्यय खाता बना रहे हैं अपन, इसलिए आयव्यय खाता लिखेंगे इसके लिए। जैसे पिछले उसमें अपन ने प्राप्ति भुगतान खाता बनाया था तो वो प्राप्ति भुगतान खाता बनाया था। अब फिर तीसरे नंबर पर आता है किस अवधि के लिए अपन बना रहे हैं। बच्चों, आप 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं। ये 3 बिंदु हो जाते हैं। ये आयव्यय खाता बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें भी इनको कह सकते हैं, या ये आयव्यय खाते की विशेषताएं भी हैं। आयव्यय खाते सबसे पहले संस्था का नाम आता है, फिर खाते का नाम आता है, फिर अवधि लिखी जाती है। तो ये सारी तीनों बिंदु आपको सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि प्राप्ति भुगतान खाते में नामे पक्ष में प्राप्तियाँ थीं और जमा पक्ष में भुगतान थे। यहाँ नामे पक्ष में व्यय लिखे जाएंगे और जमा पक्ष में आय लिखी जाएंगे। तो प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत और आगमगत दोनों तरह की मदों का लेखा किया जाता है, बट आयव्यय खाते में केवल आगमगत मदों का ही लेखा किया जाएगा। आगमगत मद वे मदें होती हैं जिनका संबंध दैनिक गतिविधियों से होता है, जो एक साल विशेष के लिए होती हैं, साल विशेष के लिए आई होती हैं और साल विशेष के लिए चली जाती हैं, उनको आगमगत मद कहते हैं। और पूंजीगत मदों पर किया गया खर्चा दीर्घकालिक होता है, लंबे समय तक उसका। जैसे फर्नीचर पर आप एक बार पैसा खर्च कर देते हैं तो उसकी उपयोगिता लंबे समय तक होती है। तो प्राप्ति भुगतान खाते से आयव्यय खाता जब हम बनाएंगे तो पूंजीगत मदों को छोड़ देंगे और केवल आगमगत मदों को लिखेंगे। तो पहले मैं नामे पक्ष की बात कर रहा हूँ। देखो, प्राप्ति भुगतान खाते में किराया दिया था, किराया हमेशा आगमगत होता है, लिखा जाएगा। वेतन, मजदूरी, बिजली व्यय, टेलीफोन व्यय, ये देखो सब आगमगत प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे पिछले साल आप लाभ हानि खाता बनाते थे तो उसमें भी ये इनको आप लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते थे, तो यहाँ भी वैसे का वैसा आ गया। देखो, लाभ हानि खाता और प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में कोई विशेष अंतर नहीं है। बट यहाँ ये बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि जैसे लाभ हानि खाते में आदत पूर्वदत्त का हम समायोजन करते थे, ऐसा यहाँ भी अपने को समायोजन करना है। यदि कोई अदत्त मद है तो उसको जोड़ेंगे और पूर्वदत्त है तो उसको घटाएंगे। अब देखो, आपने प्राप्ति भुगतान खाते में ये फर्नीचर था इधर और विनियोग था। फर्नीचर और विनियोग दोनों पूंजीगत प्रवृत्ति की हैं, रोकड़
पूंजीगत प्रवृत्ति की है, इनको चिट्ठी में लिखा जाएगा संपत्ति पक्ष में, इनको आय व्यय खाते में नहीं लिखेंगे। ये धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आपको सीख जाएंगे कि कौन सी मदें पूंजीगत होती हैं और कौन सी मद आगमगत होती है। एकदम ये कह पाना बहुत मुश्किल काम होता है कि ये मद पूंजीगत ही है या आगमगत है। ये संस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है, व्यय पर निर्भर करता है कि ये पूंजीगत है कि आगमगत है। बट धीरे धीरे अपन देखेंगे फर्नीचर है, विनियोग है, रोकड़ है, ये सब पूंजीगत प्रवृत्ति की होती हैं और इनको चिट्ठी के हमेशा संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। तो इसमें से अपन ने किराया ले लिया, वेतन ले ली, मजदूरी ले ली, बिजली बिल ले लिया, टेलीफोन ले लिया, उन 3 मदों को इसमें नहीं लिया है। अब बच्चों आप आय पक्ष में आ जाइए। आय पक्ष में सदस्यता शुल्क हमेशा आगमगत ही रहेगी, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का सबसे प्रमुख स्रोत सदस्यता शुल्क होती है, जिसको चंदा के नाम से भी अपन जानते हैं। संस्था के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों से मासिक या वार्षिक, जैसे भी संस्था उचित समझती है, एक निश्चित राशि अपने सदस्यों से लेती है। वो राशि हमेशा इसके जमा पक्ष में लिखी जाएगी। ये आगमगत मद ही होती है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसको आगमगत ही माना जाता है। कभी कभी इसमें इकट्ठा अमाउंट दिया रहता है, कभी कभी इसमें ऐसे दे देते हैं कि 100 सदस्य हैं और 500 रुपये प्रति सदस्य देते हैं, तो 100 में हम 500 का गुणा कर देते हैं और उतनी राशि यहाँ लिख देंगे। दान छोटी मोटी राशि होती है तो दान को आगमगत मानते हैं, दान यहाँ लिखाएगा। बड़ी राशि होगी तो उसको पूंजीगत मान करके चिट्ठी के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। तो वो प्रश्न के हिसाब से तो यहाँ मैंने दान को छोटी राशि मान करके आगमगत मान लिया। तो दान का लेखा करते समय अपन ध्यान रखेंगे विनियोग से आय। विनियोग से आय मतलब जो आपने बैंक में जमा किया था, मान लेते हैं कि आपने बैंक में एफडी की है और एफडी से होने वाली ब्याज की आय को हम आगमगत आय मानते हैं। अब मैंने यहाँ पर प्रवेश शुल्क और आजीवन सदस्यता शुल्क को आयगत नहीं माना है, इसलिए इसको आय व्यय खाते में नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये दोनों मदों को लेखा करने को लेकर लेखा शास्त्रियों में मतभेद हैं। कुछ लोग इसको पूंजीगत मानते हैं और कुछ लोग इसको आगमगत मानते हैं। जो लोग इसको पूंजीगत मानते हैं वो ये तर्क देते हैं कि प्रवेश शुल्क केवल सदस्यों से एक बार ली जाती है, अर्थात बार बार नहीं लेती हैं, इसलिए ये पूंजीगत प्रवृत्ति की हो गई। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि चूँकि संस्था में सदस्य तो हर साल प्रवेश करते हैं, इसलिए बार बार प्रवेश आती है, तो इसको आगमगत मानना चाहिए। यदि प्रश्न में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है तो बच्चों आप अपने हिसाब से इसको पूंजीगत या आगमगत मान सकते हैं। मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि यदि छोटी राशि है तो इसको आगमगत मान लो और बड़ी राशि है तो पूंजीगत मान लो, या प्रश्न में जैसा निर्देश दिया है वैसा पालन करना। बट मैंने यहाँ इसको आगमगत नहीं मानी है, इसलिए इसको मैं अब चिट्ठी के दायित्व पक्ष में इसी नाम से इसको शो करूँगा। ऐसी आजीवन सदस्यता शुल्क के विषय में मतभेद हैं लेखा शास्त्रियों में। कुछ इसको आगमगत मानते हैं, कुछ इसको पूंजीगत मानते हैं। आगमगत मानने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि ये सदस्य तो हर साल ही बनते हैं, आजीवन सदस्य तो बार बार प्राप्त होती है, इसको आगमगत मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही बार प्राप्त हो रही है तो इसको पूंजीगत मानना चाहिए। प्रश्न में स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो विद्यार्थी आप अपने हिसाब से इसको आगमगत पूंजीगत मान सकते हैं। बट आगमगत पूंजी मानते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अन्य राशियों की अपेक्षा ये राशि छोटी है या बड़ी है। छोटी है तो आगमगत मान लो और बड़ी है तो पूंजीगत मान लो, या प्रश्न में जैसा निर्देश दिया है तो वैसा पालन करना चाहिए। या आप परीक्षा में कोई निर्देश नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसा करें वैसा मान लें, बट इसके नीचे नोट डाल दें कि इसको हमने पूंजीगत मान के लेखा किया है या आगमगत मान के लेखा किया है, तो अपने आप प्रश्न सही हो जाता है। पुराना सामान की बिक्री हो जाती है, पुराना सामान जैसे स्टेशनरी का सामान है, न्यूज़पेपर, उनको हम बेच देते हैं तो इससे होने वाली आय को आगमगत मानते हैं। तो इस तरह से आय पक्ष की ये मद अपने प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर ये आय व्यय खाता आपका बन गया। प्राप्ति भुगतान खाते में जो राशियाँ लिखी हैं वही राशि मैंने, हाँ ये ध्यान रखना है सदस्यता शुल्क है, दान है, विनियोग है, तो इनमें यदि मान लीजिए जैसे पिछले वर्ष कक्षा 11 में आप लाभ हानि खाता बनाते थे तो उपार्जित को जोड़ते थे और अनुपार्जित को घटाते थे, वो ध्यान यहाँ भी रखना है अपने को। यदि कोई आय उपार्जित है वो इस साल की है और प्राप्त नहीं हुई है तो उसको जोड़ा जाएगा, और कोई आय इस साल प्राप्त हो गई है बट वो अगले साल की है तो उसको घटा दिया जाएगा।
अर्थात आय में उपार्जित और अनुपार्जित का समायोजन करना आवश्यक होता है। तो इस तरह से इसके दोनों पक्ष तैयार हो गए। अब वही शेष निकालने की प्रक्रिया, दोनों पक्षों का जोड़ लगा लेंगे, नामे पक्ष का जोड़ लगा लेंगे, जमा पक्ष का जोड़ लगा लेंगे। यदि जमा पक्ष का जोड़ अधिक और नामे पक्ष का जोड़ कम है तो ये बचत कहलाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, शुद्ध लाभ हानि नहीं लिखती। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी आय को बचत के रूप में व्यक्त करती हैं, जिसको व्यय पर आय का अधिक भी कहा जाएगा। तो यहाँ मेरा प्रश्न बता रहा है कि जमा पक्ष का जोड़ ज़्यादा है और नामे पक्ष का जोड़ कम है, इसलिए बचत हो रही है। यदि नामे पक्ष का जोड़ अधिक और जमा पक्ष का जोड़ कम है तो ये घाटा कहलाएगा, तो इसको मैं क्रेडिट साइड में लिखूँगा। तो ये प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि संस्था का आयव्यय खाता क्या दर बचत हो रहा है घाटा। बट ये है कि आयव्यय खाते से क्या किस चीज़ की जानकारी मिलती है, आयव्यय खाते का शेष क्या दर्शाता है, बचत या घाटा। जमा शेष है तो बचत, नामे शेष है तो घाटा। अब इसके साथ साथ आपने एक प्रश्न पीछे पढ़ा था, इसमें था कि आयव्यय खाता बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संस्था का नाम, फिर खाते का नाम, फिर किस अवधि के लिए लिखा जा रहा है वो, व्यय नामे पक्ष में आएंगे, आय जमा पक्ष में आएंगे, यथास्थान समायोजन करेंगे। समायोजन से मतलब मेरा अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित से हो गया, उनका लेखा करते चले जाएंगे। अब इसमें आप देख करके ये भी बता सकते हैं कि बताओ आयव्यय खाते की क्या विशेषताएं हैं। तो आप देख रहे हैं कि आयव्यय खाते के नामे पक्ष में हम जिस अवधि के लिए आयव्यय खाता बना रहे हैं वो सारे व्यय आगमगत व्ययों का लेखा करते हैं। जमा पक्ष में आप समस्त आगमगत आय का लेखा करते हैं। व्ययों का लेखा करते समय हम अदत्त पूर्वदत्त का ध्यान रखते हैं, यथास्थान समायोजन करते हैं। ऐसे ही आय पक्ष में आयों का लेखा करते समय हम उपार्जित अनुपार्जित का लेखा करते हैं। इसका जमा शेष बचत दिखाता है, नामे शेष घाटा दिखाता है। ये इसकी विशेषताएं कहलाती हैं। इन दोनों को देख करके आप अंतर भी लिख सकते हैं, दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस तरह से आयव्यय खाता तैयार हो जाता है। आलाभकारी जो संगठन है वो वित्तीय विवरणों में 3 चीज़ें आ गई आपकी, प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आयव्यय खाता और तीसरा चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो चिट्ठा लगभग सभी संस्थाओं का एक जैसे ही तैयार किया जाता है, दायित्व, रकम, संपत्ति, रकम। तो चिट्ठा जैसे आपने कक्षा 11 में व्यापारिक संस्थाओं का चिट्ठा बनाना सीखा, वैसे ही आलाभकारी संगठन का चिट्ठा भी वैसा ही का वैसा होता है। दायित्व पक्ष होते हैं, दायित्व पक्ष में समस्त दायित्वों को लिखा जाता है और संपत्ति पक्ष में समस्त संपत्तियों। बट एक अंतर उसमें दिखाई देता है कि व्यापारिक संस्थाओं में दायित्व पक्ष में पूंजी लिखी जाती है, पूंजी कहते हैं। आलाभकारी संगठन में पूंजी के स्थान पर पूंजी कोष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं की अपनी कोई पूंजी नहीं होती है। उनकी हर साल होने वाली बचत ही पूंजी कोष के नाम से जानी जाती है। पूंजी में आप व्यापारिक संस्थाएं शुद्ध लाभ को जोड़ती हैं, शुद्ध हानि को घटाती हैं। आलाभकारी संस्थाएं पूंजी कोष में बचत को जोड़ती हैं और घाटे को घटाती हैं। इस तरह से चिट्ठा तैयार हो जाता है। तो एक तरह से एक क्वेश्चन हो गया कि आलाभकारी जो संगठन है, गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनके वित्तीय विवरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो गई। प्राप्ति भुगतान खाता, आयव्यय खाता और चिट्ठा। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता बनता है जो रोकड़ बही की सहायता से तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद आयव्यय खाता तैयार किया जाता है, जो आयव्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर तैयार किया जाता है। बट इसमें समायोजनों को ध्यान में रखा जाता है। समायोजन हमेशा प्राप्ति भुगतान खाते के नीचे लिखे जाते हैं। फिर तीसरा चिट्ठा होता है, अर्थात पहले प्राप्ति भुगतान खाता बनता है। प्राप्ति भुगतान खाते के बाद सीधा हम चिट्ठा नहीं बना सकते, आयव्यय खाते के बाद हम चिट्ठा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों हो गए। तो प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से प्रश्न तैयार हो गया, प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, कैसे तैयार किया जाता है। एक काल्पनिक प्रश्न लेकर के हम प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कर सकते हैं। फिर उसी प्रश्न के आधार पर हम आयव्यय खाता तैयार कर सकते हैं। फिर उसी प्रश्न के आधार पर चिट्ठा तैयार किया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क का काम भी आपका साथ साथ इसमें तैयार हो जाता है। ये व्यवहारिक प्रश्न हो गया। तो इस तरह से इकाई 1 आलाभकारी संगठनों में लेखांकन की इकाई थ्योरी की दृष्टि से पूरी हो गई।
अभी तक विगत बोर्ड परीक्षाओं में ये 14 ही प्रश्न रिपीट हुए हैं और ये प्रश्न आते हैं। इसमें से एक 2 नंबर का प्रश्न आता है और एक 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये जो सारी बातें लिखी गई हैं इनके आधार पर ही 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। इतना बच्चों आप तैयार कर लें तो इकाई पहली थ्योरी की दृष्टि से तैयार हो जाती है। अगले वीडियो में, अगले लेसन में आपको एक आध व्यवहारिक प्रश्नों के उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि व्यवहारिक प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद।